प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की सेकेंड यूनिट, और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम डिराइव करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बोल्ट्जमैन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसे हम प्रूव करने वाले हैं। और ये क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, एक मैथमेटिकल जो रिलेशन है, इसको वो जो हम प्रूव करेंगे a इंटू ई की पावर माइनस बीटा इंटू यू आई। ये है इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसे आज हम डिराइव करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम a और ये जो बीटा है इनको इवेल्युएट करेंगे, मतलब इनकी वैल्यूज को निकालेंगे। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए पर्टिकुलर सेल हैविंग एनर्जी ui, यानी कि दिस लॉ गिव्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर सेल। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हम यूज करने वाले हैं जिन्हें हम कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिन्हें हम यूज करेंगे। और ये मैंने पिछले हमारे जो वीडियोज हैं उनमें इन पोस्टुलेट्स को बताया है, डिटेल में समझाया है। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि इनमें से कुछ लेक्चर आपको आईसी सर फिजिक्स चैनल पे मिलेंगे और कुछ लेक्चर्स आपको फिजिक्स बाय आईसी सर चैनल पर मिलने वाले हैं। तो इन दोनों ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, इसमें जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कि ये है क्या, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें देता क्या है, तो वो देख लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इट टेल्स कह सकते हैं, टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह दीजिए, पार्टिकल्स कह दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स पर यूनिट सेल एज ए फंक्शन ऑफ, फंक्शन किस चीज का है वो देख लीजिए, फंक्शन ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट सेल, दैट पर्टिकुलर सेल। ये है, यानी कि आप समझ गए हैं, एन आई इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यू आई द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल्स। ए बीटा डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें इनको इवेल्युएट करेंगे, इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, अब देखिए प्यारे बच्चों कि इसे अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। और जब हम इसे प्रूव करेंगे तो हम कुछ पोस्टुलेट्स यूज करेंगे। मैं पहले वही बता देता हूँ, जब हमारा कोई लेंदी आर्टिकल होता है तो हमें उनके स्टेप्स याद होने चाहिए। तो कौन से पोस्टुलेट्स यूज करें, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहला तो यही है, तो हम सिस्टम लेंगे कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which are remain in continuous random motion and they collide with each other as well as with the walls of the container। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि उस पूरे सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहें। इस टर्म को हम यूज करेंगे। तीसरी टर्म जो मैं यूज करूंगा वो ये है कि जो टोटल एनर्जी होती है पूरे सिस्टम की, दैट विल आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। और नेक्स्ट ये है कि हम इस पूरे सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में लेंगे। और हम जानते हैं कि जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम रहती है। प्यारे बच्चों, इन्हीं चार बातों को हम यूज करेंगे, इन सबको ऐड करते और फिर थोड़ा सा सोल्व करेंगे और हमारे पास ये होगा रिजल्ट और आपका आर्टिकल हो जाएगा तैयार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको ड्राइव करने के लिए। एक सिस्टम हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैं अब आपके सामने कंसीडर ए सिस्टम, ये देखिए, इस सिस्टम को आप कंसीडर कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें बहुत से गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखिए, कंसीडर ए सिस्टम, हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हो, इसमें हम ये मान लेते हैं टोटल n मॉलिक्यूल्स हैं पूरे सिस्टम में।
और इस सिस्टम में ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यूस रैंडम मोशन में हैं। हम यही लिखेंगे, दीज गैस मॉलिक्यूल्स always remain in continuous random motion and they collide with each other, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, as well as with the walls of the container. All gas molecules always remain in continuous random motion. Random motion and collide with each other and with the walls of container. पहला पोस्टुलेट्स हमने यही बताया था आपको, वो चीज हमने यहां मान ली। एक काम और हम कर रहे हैं कि ये जो देख रहे हो ना आप सिस्टम, इसको डिफरेंट सेल्स में हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड दिस सिस्टम इनटू द के सेल्स। ये डिफरेंट सेल्स हम इनको, इस पूरे अंदर का कंटेनर है जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट सेल्स। हम यही लिखेंगे, डिवाइड द सेल्स, डिवाइड द सिस्टम इनटू के सेल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए के सेल्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया है। ये फर्स्ट सेल है, मान लो इस फर्स्ट सेल में N1 मॉलिक्यूल्स हैं, सेकंड सेल में N2 मॉलिक्यूल है। मैं वही बात यहां लिख देता हूं, लेट अस N1 N2 N3 R एंड NK आर दी, क्या है ये, आर दी नंबर ऑफ molecules in cells first, second, third and kth respectively. मेरे साथ साथ कीजिए, देखिए आप समझ जाएंगे। मैं तीन ही बातें करूंगा, तीन पोस्टुलेट्स करेंगे, उनको ऐड कर देंगे प्यारे बच्चों, बस। और हमारे पास ये रिलेशन डिराइव हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अभी तो हमने एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, हमने एक सिस्टम सपोज किया है जिसमें N मॉलिक्यूल्स हैं और इस सिस्टम को हमने फर्दर सेल्स में डिवाइड किया है। और अब हम लिख रहे हैं कि भी पहली सेल में N1 मॉलिक्यूल है, दूसरे में N2 है, तीसरे में, अच्छा इनकी जो एनर्जी है ना वो भी डिफरेंट है। मैं ये लिख देता हूँ, जैसे पहले वाले की एनर्जी है वो U1 है, दूसरे वाले की एनर्जी कितनी है, U2 है, तीसरे की जो एनर्जी है U3 है, और इस तरह से UK हो गई है एनर्जी। ये क्या है, एनर्जीज ऑफ सेल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड रेस्पेक्टिवली। चलिए प्यारे बच्चों, ये तो होगी हमारी फाउंडेशन तैयार। अब आते हैं हम अपने जो पोस्टुलेट्स थे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, जिन्हें हमें फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं, उनको यूज़ करेंगे वन बाय वन करके, और फिर उन तीनों को ऐड कर देंगे जो हमने आपको पहले बताया था। पहली बात तो हमने आपको बता दी कि दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज रिमेन इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन एंड दे कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब सेकंड जो कुछ और पोस्टुलेट्स हैं उनको यूज़ करके और हम आगे बढ़ते हैं। apply the fundamental postulates of statistical mechanics. प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था, बस आप उनको कीजिए। सबसे पहले मैंने वो रैंडम मोशन वाली बात की थी तो बता दी। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने बताया था कि इस सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स always remain
कांस्टेंट है, यही बताया था ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो n है ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें पूरे सिस्टम में जो टोटल मॉलिक्यूल्स है सभी सेल्स में मिला करके। इसको हमने बताया था कि n1 प्लस n2, दूसरी सेल में n2 मॉलिक्यूल्स थे, तीसरी सेल में n3 मॉलिक्यूल्स हैं, और इस तरीके से kth सेल में n के, क्योंकि हमने इस पूरे सिस्टम को k सेल्स में डिवाइड किया है। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। सभी सेल्स में कुल मिला के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट रह सकते हैं। आप इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि I वेरीज फ्रॉम 1 to k Ni इज कांस्टेंट। और प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन निकालते हैं वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ से देखिए, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dn हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू, ये देखिए इसको भी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, I वेरीज फ्रॉम 1 to k और ni की जगह हो जाएगा यहाँ dni एंड इट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या किया हमने, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूरे सिस्टम में वो कांस्टेंट हैं, तो उनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 आ गया। यहाँ बात समझ में आ गई। अब हम एक और पोस्टुलेट यूज करते हैं। हमने आपको बताया था कि इस पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहती है। ये भी हमारा फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट्स। इस पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं U की। अब देखिए, हमने बताया था कि जो पहली सेल है इसकी एनर्जी कितनी ले लेते हैं हम, U1। दूसरे सेल की एनर्जी कितनी मानी थी, U2। अच्छा, एक मॉलिक्यूल की, और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, N1। तो पहली सेल की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखिए U1 क्या है, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इन सेल, क्योंकि एनर्जी वाइज ये सेल्स डिफरेंट हैं। तो N1 मॉलिक्यूल्स हैं, U1 उसकी एनर्जी है, तो पहले सेल की जो एनर्जी हो गई वो U1 N1 हो गई। दूसरे सेल में ऐसे ही, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, N2, और प्रत्येक की एनर्जी कितनी मानी थी हमने, U2। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, U2 N2। और इसी तरीके से थर्ड की हो जाएगी U3 N3, और इस तरह से सभी N के। और ये क्या है, ये रहती है कांस्टेंट, क्योंकि फंडामेंटल पोस्टुलेट्स के तहत स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, उससे पहले देखिए इसको चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और चाहे तो आप I वेरीज फ्रॉम 1 to k UNI इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये है। और क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आना चाहिए। ठीक समझ रहे हैं आप, du इज इक्वल टू, ये तो I वेरीज कर रहा है तो इसको हम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, I वेरीज फ्रॉम 1 to k UI dNi इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। एक और प्यारे बच्चों, हम यहाँ मान के चलेंगे कि जो हम जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके चलते हैं, और थर्मल इक्विलिब्रियम में जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा मैक्सिमम रहती है। यानी कि हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, फॉर ए सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, बिलिटी रिमेन मैक्सिमम। ये देखिए मेरे, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस W इक्वल टू मैक्सिमम। इस पूरे सिस्टम की जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम रहती है, और जब मैक्सिमम है तो फिर कांस्टेंट है समझ लो, और फिर इसका डिफरेंशिएशन जो है दैट विल कम्स आउट टू बी 0, dW इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई।
पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें। अब देखिए इन पोस्टुलेट्स को हमने अप्लाई करके और एक इक्वेशन ये की थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से संबंधित है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी सिस्टम में कांस्टेंट रहते हैं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। इन तीनों को अब ऐड कर दीजिए, यानी कि इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये देखिए, वी गेट, ध्यान से देखना मैं ऐड कर रहा हूं इनको, आई वेरीज फ्रॉम 1 to k, ये देखिए डी एन आई, क्योंकि ये बराबर 0 है सबका राइट हैंड साइड, इसलिए मैं इसको लिखता हूँ अल्फा डी एन आई, ये अल्फा हम कांस्टेंट ले रहे हैं, और प्लस बीटा यू आई डी एन आई, और ये तो 0 ही है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो अल्फा एंड बीटा है ना, ये हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। देखिए क्योंकि जब ये इक्वल टू 0 है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कई वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं वेयर, मैं बता भी देता हूँ, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, और इन कॉन्स्टेंट्स को हम कहते हैं लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड माइन मल्टीप्लायर। ये है मेरे बच्चों, ये अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, यूजिंग थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट। प्यारे बच्चों ये मैक्रोस्टेट हमारा है, ये जिसमें डिफरेंट हैविंग माइक्रोस्टेट्स N1, N2, N3 एंड Nk, और W इज इक्वल टू, ये होता है N फैक्टोरियल। ये डेफिनेशन हमने पिछले यूनिट्स में जब बताया था प्रोबेबिलिटी के बारे में तब बताई थी, और क्योंकि मैक्रोस्टेट्स है इसमें बहुत से माइक्रोस्टेट्स हैं, यानी कि k वेरीज फ्रॉम I वेरीज फ्रॉम 1 to k एंड 1 और Ni फैक्टोरियल। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इनको दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं, टेकिंग द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो हम लिखेंगे log w एंड इट इज इक्वल टू, जब इसको लॉगरिथम लेंगे तो इसको हम लिखेंगे log n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये देखिए जब log लेंगे तो ये जो मल्टीपल हो रहा है तो log में तो ऐड हो जाते हैं ना, जैसे हम जानते हैं log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला निशान है ये समीशन से रिप्लेस हो जाएगा लाइक दिस, I वेरीज फ्रॉम 1 to k एंड इट इज इक्वल टू, और माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये नीचे है ना, डिनोमिनेटर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस साइन आ जाए, तो माइनस, एक तरह से हम इसको इस तरह से लिखेंगे log ni फैक्टोरियल, इस तरीके से हम इसको लेंगे। और प्यारे बच्चों एक और बात भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अब हम जहाँ ये फैक्टोरियल्स आ जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन या स्टार्लिंग थ्योरम जो है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि यूजिंग स्टेप्स, मेरे आप बिल्कुल ध्यान रखना, यूजिंग स्टार्लिंग थ्योरम क्या है, आप जानते हैं कि वो होती है ना कि log n फैक्टोरियल जो होता है ये होता है n log n माइनस n, इसके बराबर होता है। और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर हम स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं, और हमारे पास आ रहा है देखिए log w एंड इट इज इक्वल टू, ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है मैक्रोस्टेट की, और ये देखिए यहाँ पर इसको लगाएंगे तो n log n माइनस n, देखिए ये तो ये हो गया, इसको हमने ये थ्योरम यूज की है, ये लगाया है माइनस, ये देखिए माइनस तो हम बाहर ले रहे हैं और इस पर भी लगा देते हैं, सबमिशन तो लगाना ही पड़ेगा हमें, तो चलिए लिख देते हैं I वेरीज फ्रॉम 1 to k, और यहाँ पर लगा रहे हैं वो हमारी ये अप्रोक्सीमेशन ni log ni माइनस ni, ये देखिए प्यारे बच्चों ये चीज़ हमने इस पर लगा दी। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, n
log n माइनस n। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा कि माइनस समीशन ऑफ एन आई log n i, और ये i वेरीज फ्रॉम 1 to k। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं i वेरीज फ्रॉम 1 to k इंटू एन आई। ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, 1 n 2 n 3, तो क्या आ जाएंगे, वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी कि ये किसके बराबर है, n के बराबर। इस माइनस से ये प्लस n जो है कैंसिल हो जाएगा, जो बचता है उसे हम लिख देते हैं। ये देखिए n log n, और ये देखिए माइनस वही निशान हमारे पास i वेरीज फ्रॉम 1 to k n i log n i, ये बच गया। ये हमारे पास log w है। अब इस इक्वेशन का हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। आपको समझ में आ जाएगी ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है, जब भी हम कोई आर्टिकल करें तो हमें अपना लक्ष्य जो है, वो जो फाइनली हमें कहाँ पहुँचना है वो हमें याद रहना चाहिए। वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझे पता है, क्योंकि उस रास्ते से मैं एक बार गया हुआ हूँ, आप लोग एक बार भी नहीं गए हैं। जब एक बार आप उस रास्ते से जा जाएंगे, यानी कि एक बार आप इस आर्टिकल को कर लेंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं और हमें वहाँ पहुँचने के लिए इस रास्ते को क्यों अख्तियार करना पड़ा। चलिए अब हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। d log w, ये देखिए इज इक्वल टू, अब ये तो n तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो आएगा, हमने जीरो लिख दिया है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं प्यारे बच्चे। ये देखिए माइनस, इसको एच से लिख देते हैं, i वेरीज फ्रॉम 1 to k। अब वही प्रोडक्ट फार्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट हम एच से लिख देते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, जब log n i को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/ni इंटू डी एन आई, यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब हम सेकंड को एक साथ लिख देते हैं, प्लस सेकंड, सेकंड क्या है हमारे पास, log n i, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी एन आई। इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है, और हमारे पास ये देखिए ये टर्म है, इस टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया है। लेकिन एक बात हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा जो पूरा सिस्टम है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और थर्मल इक्विलिब्रियम में जो थर्मल प्रोबेबिलिटी रहती है वो मैक्सिमम रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। तो फिर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो हमेशा जीरो आता है, यानी कि d log w जो है ये जीरो है। अगर ये जीरो है तो फिर ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, देखिए एन आई से एन आई को हम कैंसिल कर देते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। माइनस आई वेरीज फ्रॉम 1 to k, और डी एन आई बच गया प्यारे बच्चों यहाँ पर तो, और ये इसको भी मैं ब्रैकेट से खोल ही देता हूँ, आई वेरीज फ्रॉम 1 to k log एन आई इंटू डी एन आई, इट इज इक्वल टू जीरो। ये टर्म हमारे पास आ गई है। और ये देखिए प्यारे बच्चों, एक बात मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी सिस्टम में, और ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि n जो है ये इसके बराबर आता है, आई वेरीज फ्रॉम ये डी एन के, और डी एन आई ये जीरो के बराबर था, यानी कि ये वाली जो टर्म है हमारी ये भी जीरो है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो अब हमारे पास जो बच गया है मैं वो लिख देता हूँ, यानी कि आई वेरीज फ्रॉम 1 to k, और ये हो जाएगी log एन आई इंटू डी एन आई। सिर्फ हमारे पास ये बच गया है, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। मैंने कहा था कि जितने भी हम फंडामेंटल पोस्टुलेट्स को यूज़ करके जो मैथमेटिकल स्टेप्स निकालेंगे उन सबको ऐड किया। पहले जो किए थे उनको ऐड करने के बाद तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 आई थी, लेकिन अब एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये इसको भी ऐड कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 गिव्स एस, ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5।
इनको हम ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं। हमारे पास देखिए क्या था, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है, और हमारे पास आएगा ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं, i वेरीज फ्रॉम 1 to k, ये हम लिख ही रहे हैं, दोनों के साथ है, dni दोनों में कॉमन है, तो हम क्यों ना ऐसे ही लिख दें, अल्फा प्लस बीटा ui, ये तो है ही, और प्लस में ये टर्म भी हम यहाँ यूज ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये है log ni, और इन सब के अंदर बाहर हमारे पास कॉमन है dni एंड इट इज इक्वल टू 0। यानी कि आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, जिनका राइट हैंड साइड 0 है वो हमने 0 ही रखा है, dni कॉमन आ रहा है, ये ऐड प्लस ये, और हमारे पास ये आ गया। लेकिन प्यारे बच्चों, एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो रिलेशन है ना, ये जितने भी अंदर वेरिएबल्स हैं, अल्फ़ा बीटा, ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि ऑल वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, और जब ये इंडिपेंडेंट है तो ये रिलेशन तब भी सही होगा जब ये सेपरेटली, ये जो कंसेप्ट है ये 0 हो। दैट इज हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ui प्लस log ni भी 0 हो। यानी कि ये सेपरेटली, ये जो इसका कोफिशिएंट इक्वल टू 0, इट मीन्स ये दोनों ही उधर जाके राइट साइड में जाके नेगेटिव साइन के साथ हो जाएंगे। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे पता था कि मैं ये लेके आना चाह रहा हूँ, और हम कुछ हद तक वहाँ नज़दीक पहुँच भी गए हैं। अब क्या करें, ni लाना है, यहाँ तो log ni है, log को तो अब हमें ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसका एंटी लोगरिथम ले, यानी टेकिंग एंटी लोगरिथम ऑन बोथ साइड्स, यानी कि टेकिंग एंटी लोगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लोगरिथम लेंगे। जब ये लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर तो सिर्फ ni बच गया है, इट इज इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, ये हो गया, और e की पावर माइनस बीटा ui। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन ये e की पावर माइनस अल्फा, प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इसको हम कांस्टेंट a ले लेते हैं, इज द कांस्टेंट, और फिर ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी वो लिख लेते हैं। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें, और फिर भी आपको इनका हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल इसी फॉर्म में मेरी हैंड राइटिंग में चाहिए, तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन जा कर के वहाँ से डाउनलोड करने होंगे। सभी यूनिट्स के, सभी चैप्टर्स के, सभी क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे आगे लिखते हैं, टू e की पावर माइनस बीटा ui, और ये है इक्वेशन नंबर हमारी 6, एंड दिस इक्वेशन गिव्स द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और हमने इसको प्रूव भी करना था, यही लेके चले थे हमने स्टार्टिंग में, यानी कि इक्वेशन 6 गिव्स बोल्ट्जमैन्स कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और ये भी हमने शुरू में बताया था कि दिस लॉ गिव्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, इट टेल्स number of molecules per unit cell in form of energy। प्यारे बच्चों, एक बात और पूछते हैं आपसे कि ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, या फिर पूछ सकते हैं कि हाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल ऑफ द एनर्जी वेरी, कैसे वेरी करें। तो ये देखिए, इस फंक्शन से ही हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल्स वेरीज एक्सपोनेंशियली।
इसमें एक्सपोनेंशियल आ गया ना, जैसे जिसमें लोग आ जाता है हम लोगरिथम फंक्शन कहते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आते हैं हम उनको कह देते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शन से वेरी हो रहा है, तो या ई आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वी नोट दैट। ये देखिए प्यारे बच्चों, आप ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं घुमा फिरा करके कि हाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल वेरी इन ए मैक्रोस्टेट, तो आप लिखेंगे वी नोट दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स varies exponentially with एनर्जी के साथ। अरे बच्चों, ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल, आपने यहाँ हमने इनको प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि डिस्कस दी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर डिराइव दिस रिलेशन, और इसके लिए हमें कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछला जो वीडियो है आप उसको देखिए, उसमें हमने पोस्टुलेट्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बताई है। हाँ, हो सकता है उसमें से कुछ लेक्चर जो है आपको आईसी सर फिजिक्स में मिले, तो कुछ फिजिक्स बाई आईसी सर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और फिर हमने इनमें उन्हीं पोस्टुलेट्स को यूज करके कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर रिमेन इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, और एक हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की जो टर्म कॉन्सेप्ट था हमने उसको भी यूज किया, और हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिराइव करने में सफल हो गए, वो भी बिना किसी बहुत ज़्यादा हमें रटना नहीं है। मैंने बताया था ये 4 इक्वेशंस आएंगी, उनको ऐड कर दिया और हमारे पास ये फार्मूला आ गया है। प्यारे बच्चों, इन दोनों ही चैनल्स को, आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाई आईसी सर को, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तुरंत, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा आपकी क्लास के लिए उसमें हम इवैल्यूएट करने वाले हैं कि ये जो ए और बीटा है इस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, इनको डिटरमाइन कैसे करें। ये तो हमने वैसे ही सपोज कर लिया ए और बीटा, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम इनकी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेंगे, यानी इनकी वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करेंगे। और भी तमाम दूसरे आर्टिकल्स आपके इन दोनों चैनल्स पर अपलोड होते रहेंगे। मोटिवेशनल लेक्चर भी समय समय पर हम आपके लिए अपलोड करेंगे, ताकि बहुत अच्छी एनर्जी से आप अपनी तैयारी कर सकें। साथ में एक और बात कि किस तरह से आप एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करें, उसके लिए भी लेक्चर समय आने पर आपके एग्ज़ाम्स के नज़दीक हम ज़रूर अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।